नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 60 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 74 उम्मीदवार आज अपनी भाग्य को आजमा रहे हैं और आज मतदाता करेंगे इन सभी की किस्मत का फैसला। जी हां, सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत भी आगे बढ़ रहा है। वहीं अगर मतदान की बात की जाए तो पहले कुछ चरणों में हमने नोटिस किया था कि मतदान का प्रतिशत कुछ कम रहा था। सोच के मुताबिक जितना प्रतिशत होना चाहिए था उससे काफी ज्यादा कम देखने को मिला था। और इसमें एक अहम फैक्टर गर्मी को भी माना गया था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ी वैसे वैसे मतदान के लिए जो मतदाता हैं वो कम मात्रा में पहुंच रहे थे। लेकिन क्योंकि अब पूरे मध्य प्रदेश का मौसम बदल चुका है और कहीं ना कहीं गर्मी से राहत भी मिली है, क्योंकि कई क्षेत्रों में बारिश के आसार भी देखने को मिले हैं और साथ ही बारिश का अलर्ट भी जारी है। ऐसे में कई इलाकों में तपिश जो है वो कम हुई है और इसका असर मतदान पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मी की वजह से कई बार मतदाता जो है वो मतदान करने के लिए घर से नहीं निकल रहे थे। लेकिन अब जब राहत मिली है कुछ क्षेत्रों में तो ऐसे में उम्मीद ये है कि मतदाता जो है वो बड़ी मात्रा में मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। और अब बात करेंगे झाबुआ की। इस वक्त की बड़ी खबर झाबुआ से सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले गोपाल मंदिर पर दर्शन करने के बाद पोलिंग बूथ पहुंचे कांतिलाल भूरिया। बूथ क्रमांक 93 पर परिवार के साथ मतदान किया। कांतिलाल भूरिया पत्नी कल्पना भूरिया के साथ परिवार भी मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त की झाबुआ से हम आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया से पहले गोपाल मंदिर दर्शन करने के बाद पोलिंग बूथ पर पहुंचे। बूथ क्रमांक 93 में उन्होंने मतदान किया है। बड़ी खबर इस वक्त की झाबुआ से। लोकसभा रतलाम झाबुआ से कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया झाबुआ के गोपाल मंदिर पर दर्शन करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने बूथ क्रमांक 93 पर अपनी फैमिली के साथ मतदान किया है। क्या कुछ कहा कांतिलाल भूरिया ने, ये भी आपको सुनवाते हैं। मतदान करके वो निकला हूँ और मुझे पूरा उम्मीद है, महसूस हो रहा है कि अभी शानदार वोटों से जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मतदाता भाई, रतलाम झाबुआ अलियासपुर के मतदाता भाइयों से अनुरोध है कि कांग्रेस को मतदान करें, मुझे जिताएं, ताकि आपकी भावना, आपका सपना पूरा करूंगा। जब जब मैं जीता, जनता ने मुझे जिताया, मैंने विकास का रंग बहाई। मैंने हर जगह गांव में तालाब, स्टॉपडैम, माही परियोजना, परियोजना, ये काम कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने बनाया है और जगह से तालाब बनाया है। और एजुकेशन क्षेत्र में आप देखें कि अलियासपुर कॉलेज, दोबट में कॉलेज, झाबुआ में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपके थांदा में कॉलेज, पेटला में कॉलेज, हर जगह मैंने कॉलेज खोला है और लोगों को मैंने हर तरह से मदद करने की कोशिश की है। और उसी तरह से किसानों का हमने कर्जा माफ कराया और नौजवानों को नौकरी भी लगाया, नौजवानों को सम्मान दिलवाया और महिलाओं को भी सम्मान दिलवाया। अब कांग्रेस आएगी तो महिलाओं को 1-1 लाख रुपया हर साल मिलेगा। नौजवानों को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और उनको नौकरी दी जाए। 30 लाख युवाओं को नौकरी कांग्रेस सरकार आती है मिलेगी। देखिए, जबरदस्त माहौल है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और जनता का माहौल है। और जिस तरह से हमने देखा कि हम जहां भी प्रचार करने गए, जब भी लोगों से मिलने गए, तो उन्होंने आगे रहकर बोला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस बार हम सच के साथ खड़े रहेंगे और जनता पूरी ताकत से कांतिलाल भूरिया को जिताएगी, क्योंकि इतने सालों तक, पिछले 45 सालों से वो हमारी सेवा कर रहे हैं और आज समय है कि उनके साथ हमको खड़े रहना चाहिए। तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, बड़ी बड़ी सभाएं करी, पर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता मजबूत था और जो मुख्य नेता थे पूरी ताकत से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और जनता की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है। तो आपको बता दें कि रतलाम में लगातार सियासी क्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की अगर बात करी जाए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, दोनों के ही जो दौरे हुए हैं उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ झाबुआ से सुनील डाबी जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या माहौल नजर आ रहा है रतलाम की सीट का। अगर बात की जाए तो लोकल मुद्दों को हावी बनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस के द्वारा की गई है। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो केंद्र की नीति के आधार पर सत्ता की चाल पलटने की तैयारी में बीजेपी है। क्या असर देखने को मिलेगा?
आयुषी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर रतलाम झाबुआ जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार जो मतदान का प्रतिशत है, जब ये सुबह 9 बजे की बात करें तो 15% मतदान हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अब मतदान में जो तेज गति आ रही है, लगातार लंबी लाइनें लगी हुई है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुद्दों को भुनाने में लगी हुई है। बिल्कुल। अगर सुनील देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भील भिलाला कैंपेन एक अलग ही छवि इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दो पत्नियों के बयान की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने इस बयान को भी उछालने की बखूब कोशिश की। अगर बीजेपी की बात करें हम, तो बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर कड़ी मानी जा रही है। हालांकि देखिए, परिवर्तन राजनीति में कब आ जाए कोई कह नहीं सकता। जी आयुष जी, मैं बताना चाहूंगा, ये आपका कहना बिल्कुल उचित है कि परिवर्तन कब आ जाए राजनीति में, ये कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो कांतिलाल जो भूरिया है, जिनका जो बयान आया था कि जिनकी 2 पत्नियां हैं उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे, उसके बाद यहाँ की जिले की राजनीति काफी गर्मा गई है और लगातार बीजेपी इस फादने में लगी हुई है। बिल्कुल। अगर सुनील देखिए, बात की जाए यहाँ पर तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें भी कहीं ना कहीं केंद्र को रखते हुए कैंपेन किया गया था कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में भी लोकल मुद्दों को साइड में रख के दरकिनार करते हुए केंद्र की राजनीति को हावी करने की कोशिश की गई है। केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका लाभ लेने की कोशिश बीजेपी करती दिखाई दे रही है, जबकि लोकल मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव में गायब नजर आ रहे हैं। क्या वजह है? जी आयुषी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो लोकल मुद्दे, पलायन के मुद्दे, इन मुद्दों को जो दोनों ही दलों ने भुला दिया है और लगातार जो है केंद्र की राजनीतियां देखने को मिल रही है। लगातार मैं मोदी का परिवार हूँ, इस टाइप के स्लोगन देखने को मिल रहे हैं और लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को है उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, अगर मोदी की गारंटी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात करते हुए नजर आया। वहीं राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने कई मुद्दों को उठाया जरूर था, लेकिन उनका फायदा कांग्रेस को मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे पहला उन्होंने संविधान की बात की, उसके बाद उन्होंने ध्रुवीकरण की बात की, लेकिन दोनों का ही फायदा कांग्रेस के पक्ष में नहीं मिलता दिख रहा है। आखिर क्या वजह है और जनता के मन में इस वक्त किस तरफ की हवा देखने को मिल रही है? आयुषी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार संविधान बचाने की बात को लेकर राहुल गांधी द्वारा लगातार यहाँ सभाएं भी की गई, लोगों को संबोधित करके बताया भी गया। संविधान अपने हाथों में लेकर, संविधान की किताब लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी यह संविधान को खत्म करना चाहती है, लेकिन उस चीज का कहीं असर कहीं देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल। सुनील, मैं चाहूंगी आपके पीछे में, क्योंकि आप मतदान केंद्र में मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद होंगे, मैं चाहूंगी कि आप उनसे चर्चा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मतदान करने के लिए उत्सुकता देखने को मिल रही है। वहीं अगर गर्मी की भी बात की जाए तो गर्मी कुछ कम हुई है, तो क्या इसका असर मतदान प्रतिशत पर वहां देखने को मिल रहा है? आयुषी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, गर्मी की अगर बात की जाए, गर्मी यहाँ चरम सीमा पर है और गर्मी से बचाने के लिए टेंट कूलर भी लगाया गया है, ठंडे पानी की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन उसके आप मेरे पीछे देखेंगे तो लगातार महिलाओं की जो लंबी कतारें हैं वो भी मतदान के लिए अभी तक देखो लगातार जो है मतदान के लिए लाइन में लगी हुई है, कुर्सियों पर बैठी हुई है और सुबह से ही जो है मतदान के लिए यहाँ पर मतदान केंद्रों पर उपस्थित है। बिल्कुल। सुनील, मैं चाहूंगी आप बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पीछे में युवा भी मुझे नजर आ रहे हैं और युवाओं के मन में क्या चल रहा है ये युवा ही बता सकते हैं। मध्य प्रदेश एक युवा राज्य है, लिहाजा युवाओं की मनस्थिति को जानना बेहद जरूरी। आपका नाम? राकेश। जो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें लगातार युवाओं का भी बहुत अहम योगदान रहता है। आज आपने मतदान किया, किस तरह का कैसा अनुभव हुआ है? मैंने मतदान किया और मैंने अपनी उम्र के लोगों को, युवा लोगों को मैंने कहा है कि आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और मतदान कीजिए। अगर बात यहाँ के विकास की जाए तो विकास तो क्या जो है जिले की बात करें अगर विकास की, तो विकास कितना हुआ है यहाँ पर? जिले की बात की जाए तो मेघनगर इंडस्ट्री एरिया है जहाँ पर कई प्लांट है, लेकिन मेघनगर प्रॉपर मेघनगर के लोगों को यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है और वो प्लान की ओर जा रहे हैं। तो धरातल पे कहे तो प्लान तो है, लेकिन प्रॉपर लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसी वजह से पलायन को जा रहे हैं। तो आपका कहना है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा तो पलायन पे नहीं जाएंगे, पलायन की संख्या कम हो जाएगी? बिल्कुल। अगर यहाँ के प्लांट में अगर यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो यहीं पे कार्य करेंगे, पलायन के लिए क्यों जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जाकिर जी आपका।
बिल्कुल, लगातार अगर बात की जाए रतलाम और झाबुआ सीट की, तो यहाँ पर हम सुनील जी देखते हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो हावी होते नजर आए। जैसे अभी शुरुआत में ही आपने हमें बताया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही लोकल मुद्दों से कहीं दूर, कोसों दूर नजर आ रही है, जबकि हमने देखा कि लोकल मुद्दे कई बार न सिर्फ लोकल चुनाव में भी असर रखते हैं, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी काफी अच्छा इम्पैक्ट इससे देखने को मिलता है। वहीं अगर इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो कितनी प्रभावशाली मोदी की गारंटी नजर आ रही है, हिंदुत्व के मुद्दे को जिस तरीके से बीजेपी उठा रही है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सियासत में दो चीजें इस वक्त नजर आ रही हैं। पहला चीज है राम मंदिर और दूसरी है भोजशाला का जिक्र अगर हम करें तो भोजशाला भी एक ऐसा गर्माता हुआ मुद्दा है जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में और रिजल्ट में बदलाव ला सकता है। जी बिल्कुल आयुषी जी, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ था और उसके बाद जब बीजेपी का शासन आया और भगवान राम की प्रतिष्ठापना हुई, उसके बाद लगातार बीजेपी द्वारा राम मंदिर के मुद्दे को भुनाया जा रहा है। वही बात अगर धार भोजशाला की जाए तो वहां पर भी लगातार अनुसंधान जारी है, टीमें जारी लगातार जो है कर रही है और कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात यहाँ पर भी सामने आ रही है। चलिए, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिलावर खान जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए हिंदुत्व के मुद्दे की तो आज का जो मतदान है कहीं ना कहीं इसको अगर कोई वर्ग ज्यादा प्रभावित करेगा तो वो है मुस्लिम वर्ग, क्योंकि मुस्लिम वर्ग एक बड़ा किंग मेकर साबित हो सकता है अंतिम चरण में। दिलावर जी, एक बहुत ही बड़ा तबका है यहाँ खंडवा शहर में, जिसमें उनकी मुख्य भूमिका होगी इस क्षेत्र में कि मतदान करने के लिए। और काफी संख्या में आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे कतार लगी हुई है। ये जवाहरगंज मतदान केंद्र क्रमांक 238 है और हमारे साथ में यहाँ के पार्षद भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में जी। तो आप उनसे क्या पूछना चाहती हैं, आप पूछ लीजिए, जो सवाल है हम उनसे बिल्कुल करेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आज का जो मुद्दा है वो किस हिसाब से है? मैं बताना चाहूंगा सभी को, आज का जो मुद्दा है सभी जितने भी वोटर है वह इस मुद्दे को देख के वोट कर रहे हैं। सबसे पहले तो देश हित को देख के वोट कर रहे हैं, देश की सुरक्षा को देख के वोट कर रहे हैं, सुशासन को देख के वोट कर रहे हैं। जो पिछली बार 10 साल का कार्यकाल रहा है उसमें जिस तरीके से शासन चला है, इस बार उसको देख के वोट कर रहे हैं। सब देश हित के लिए वोट करने जा रहे हैं और मेरी भी सबसे अपील है कि इस बार राष्ट्र हित, देश हित और सबसे सर्वोपरि जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 377 हटाएंगे, तो ट्रिपल तलाक पे जो कानून था उसको लाएंगे, इसको देख के अधिकतर लोगों ने वोट करा है। देखिए, यहाँ पर ये बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं मैं कि यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो योजना चलाई थी लाडली बहना और जो 1000 रुपया उनके खाते में आता है, उससे बहुत प्रभावित हुई है यहाँ की जनता। और खास करके मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं वो इस बात से हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम में, उन्होंने बताया था हमसे कि जो ट्रिपल तलाक का कानून है उससे हमको मतलब कि काफी सुविधा मिली है, हमें जो हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनके हिसाब से जो हमारा हक मिला है। इसलिए बोले हम जो है ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो भारत सरकार को आगे बढ़ाए, जो भारतीय संविधान का इज्जत करती है, उससे उस चीज को लेकर के यहाँ पे मतदान हो रहा है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ का जो मुस्लिम तबका है वो पढ़ा लिखा हुआ है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ हमारे साथ में वकील साहब जुड़े हुए हैं। दिलावर, अगर बात की जाए तो वहां पर जिस तरीके से कांग्रेस के नरेंद्र ने मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं गुर्जर इसको लेकर अगर बात की जाए तो गुर्जर तबके के लोगों को साधने की कोशिश की गई थी और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है एक माहौल बनाने की कोशिश जो है वो खंडवा में की गई थी, लेकिन गुर्जर वाला जो दाव है वो कहीं ना कहीं असफल नजर आ रहा है। जी हाँ, देखिए, जो गुर्जर कार्ड कांग्रेस ने खेला था वो उसको देख करके जो नरेंद्र पटेल है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था ये, लेकिन ये उनका कार्य फेल हो गया है क्योंकि यहाँ से तमाम कांग्रेसी जो गुर्जर समाज से आते थे वो हाल ही में कांग्रेस छोड़ करके चले गए हैं। ठाकुर लॉबी में अगर हम देखते हैं कि कांग्रेस से ठाकुर लॉबी में इंदल सिंह पवार है, हाल ही में 3 दिन 4 दिन पहले खबर भारत में ये बड़ी स्पष्टता से दिखाई थी उनके कांग्रेस में शामिल होने से पहले, वह भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, आपके साथ मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं, बड़ी संख्या में युवा वर्ग जो है वो वहां पर मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश कीजिए दिलावर कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं।
आप ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से आप मतदान करने के लिए पहुंचे, आप बताएंगे? देखिए, देश के संविधान को बचाना है। इस प्रकार से 2014 से अराजकता और हाहाकार का माहौल बना हुआ है, उसको खत्म करना है। और हमारे देश में मतलब आपस में भाइयों से लड़ाया जा रहा है। 3 तलाक का कोई मुद्दा कोई खास नहीं है, ये कोई बेवजह का मुद्दा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि शिक्षा चाहिए लोगों को, रोजगार चाहिए लोगों को, और लोगों को आगे बेहतर विकास चाहिए, ना कि धर्म चाहिए। तो इससे ऊपर उठ के लोग वोट कर रहे हैं। तो आप बताएंगे आपने वोट किस हिसाब से किया है? बोलिए। हमने वोट विकास के नाम पे किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी की सरकार 10 सालों से जो आई है, अभी तो गाँव गरीब को पानी दिया, गरीब को शिक्षा दी, गरीब को मकान दिया, गरीब को शौचालय दिए, 80 करोड़ गरीबों को अनाज दिया, गरीबों को पक्के मकान दिए। साथ ही साथ विश्व के स्तर पे भारत की एक अलग पहचान बनाई गई है। जहाँ पूरा विश्व आपस में युद्धों में बट गया है, पूरी दुनिया युद्ध में बट गई है, वही नरेंद्र मोदी का पूरे विश्व को एक साफ संदेश है कि ये मानवता का संदेश देना है पूरे विश्व को कि सभी भाई भाई है, सभी को मिलकर चलना है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब चाहिए भारत में, और जब से हमारे मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, जब से ना ही यहाँ पे दंगे होते हैं, ना ही यहाँ पे कोई भूखा पेट होता है, ना ही कोई वो करता है। सब विकास विकास और विकास के ऊपर वोट डाला जा रहा है। दिलावर जी, आप उनसे सवाल कीजिए जिनसे अभी आप चर्चा कर रहे थे, आप उनसे भी सवाल कीजिए और आजू बाजू जो लोग मौजूद हैं उनसे भी सवाल करने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग है, तो वहीं कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं जो बीजेपी के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। पहला सवाल ये कि जब आदिवासियों की बात बीजेपी करती है तो फिर आदिवासियों के साथ न्याय क्यों नहीं हो पाता है? कई तस्वीरें मध्य प्रदेश से ऐसी सामने आई थी जिसमें आदिवासियों के साथ शोषण हुआ। कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, सड़क की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि विकास हुआ है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसा एक अपना घर होता है, जो घर के अंदर घर को संभाला जाता है, साफ सफाई की जाती है, घर का विकास किया जाता है, जो रोज किया जाता है, ऐसा ही विकास भी है। भारतीय जनता पार्टी ने हर समय हर तरीके से विकास किया है, क्योंकि ये जो चुनाव है सर्वोपरि देश के ऊपर है चुनाव, देश की सुरक्षा के लिए चुनाव है। आज हर भारतीय गौरवान्वित महसूस है कि पूरे विश्व में देश की छवि सबसे ऊपर है, और जब अपने देश की छवि ऊपर होती है तो स्वाभाविक है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई बन के देश हित के लिए आते हैं और वोट करते हैं। और हमारे खंडवा में भी ऐसा ही सभी समुदाय ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुर्जर, राजपूत, सबने मिलकर आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। और यहाँ की जनता बहुत समझदार है। पिछले 70 साल का विकास और पिछले 10 साल का विकास वो देख रही है, इसलिए बार बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाती है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि भारी बहुमत से खंडवा की जनता विजय बनाएगी। आपने देखा कि तमाम लोगों के पास तमाम लोगों की बातें सुनी आपने, और हमने भी तमाम लोगों से जानकारी निकाली। और खास बात एक मैं बता देता हूं कि शास्त्री नगर का एक बूथ ऐसा है जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद नहीं दिखते, यानी कहीं ना कहीं कांग्रेस टूटी हुई है कि कांग्रेस के पास में कार्यकर्ता नहीं है। वहीं आनंद नगर में हमने देखा है कि वहां पर कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सवाल लगाता है, इस चीज को देखना पड़ती है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर जरूर हुई है। बिल्कुल। और यहाँ पर मुझे एक एक वाक्य यहाँ पर दिलावर मुझे याद आ रहा है, वो मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी। किसी ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और हम कह नहीं सकते कि कौन सी पार्टी यहाँ पर बाजी मार लेगी, क्योंकि ये तो जनता ही बताएगी और ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि फैसला किसकी साइड जाएगा। लिहाजा बहरहाल अगर हम बात करें बुरहानपुर के मुस्लिमों की, तो कहीं ना कहीं एक तरफा रुझान कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है, वहीं एक बड़ा वर्ग जो है, क्योंकि 370 और साथ ही राम मंदिर और इसके अलावा अगर हम बात करें भोजशाला का मुद्दा, तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से बीजेपी का जो साइड है वो कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहा है। तो एक तरफ हम कह सकते हैं कि एक तरफ देश का मुसलमान वर्ग है और दूसरी तरफ हिंदुत्व के मुद्दे को उठाता हुआ बीजेपी है। तो ऐसे में क्या रुझान वहां पर देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर की हो रही है, क्योंकि ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जो परिवर्तन ला सकते हैं। दिलावर, देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, कल बुरहानपुर से खबर आई थी हमारे पास में कि बुरहानपुर के 35 लोग जो है
जो हाल ही में पिछले विधानसभा चुनाव में अलग होकर के चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, वो सारे के सारे जो 35 आदमी है, इसमें कुछ पार्षद लोग भी हैं, वो पूरी तरीके से कल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो इससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं मतलब कि कांग्रेस को झटका जरूर लगेगा। चलिए, तो दिलावर आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ सुनील डाबी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। सुनील, अगर बात की जाए, क्योंकि वक्त धीरे धीरे बदल रहा है, समय धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मतदान करने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। सुनील, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की खंडवा विधायक भी जुड़ी हुई है, आप उनसे भी कुछ पूछ सकते हो। आप किस मुद्दों पे चुनाव के लिए वोट मांग रही थी? पहले तो आज मैं सबको शुभकामनाएं बधाई देती कि ये हमारा लोकतंत्र का महापर्व है और हम पर्व को बड़ी खुशी के साथ अच्छी संख्या में यहाँ पर मतदान भी सही हो रहे हैं। इसलिए हम सभी तो पता है कि पिछली बार हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे जनहित योजनाओं का लाभ सभी को मिला, क्योंकि जनहित योजना गरीबों के लिए। और मैंने तो ये देखा कि हमारे प्रधानमंत्री भी सब कर रहे हैं और माता शक्ति को सतत को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए हमें मतदान करना चाहिए। बताया जा रहा है कि बुरहानपुर शहर में जो है वहाँ के मुस्लिम वोट नहीं कर रहे हैं, वहाँ की मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं, या कांग्रेस को वहाँ फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? ये है कि मुस्लिम ये नहीं बता सकते कि सब मुस्लिम भी वोट करते होंगे, तो क्योंकि सबसे ज्यादा योजना का लाभ तो मुस्लिम समाज ही ले रहा है। हमारे कई ऐसे भाई है कि वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। हमारे अभी जैसे जनसंपर्क में हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नारे लगाए, राम जी के नारे लगाए, तो ये सब बहकाया है कि वो वोट नहीं डालते हैं। अगर 100 में से 200 को भी 100 में से 50 भी हो गए तो हम तो वो नहीं डालते कि वोट नहीं डालते हैं, वो भी वोट डालते हैं। देखा आपने सुना कि यहाँ पर किस प्रकार से हमारी खंडवा की विधायिका है, उन्होंने किस बात से अपने विकास के बारे में बताया, उन्होंने तमाम वोट मांगने के लिए बताया कि किस प्रकार से मांगा गया और किन मुद्दों पे मांगा गया। चलिए, दिलावर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हमारे साथ काफी लंबे समय से सुनील भी बने हुए हैं। सुनील, अगर बात की जाए तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, क्या मतदाताओं की संख्या में इजाफा देखने को मिला है वहां पर? जी बिल्कुल, आयुषी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे जैसे मतदान का समय बढ़ता गुजरता जा रहा है, वैसे मतदाताओं की संख्या भी यहाँ लगातार बढ़ रही है। लगातार आप मेरे पीछे देखेंगे तो मतदाताओं की जो लाइन है वो लगातार अभी भी ऐसी किसी यथावत बनी हुई है। बिल्कुल सुनील, अगर बात की जाए, चर्चा करेंगे हम सियासी मुद्दों की। अगर हम देखें तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों ने ही लगातार दौरे किए हैं मध्य प्रदेश में, और कहीं ना कहीं जितना प्रधानमंत्री का वर्चस्व देखने को मिला है, दौरों की भी अगर बात की जाए तो राहुल गांधी कई पीछे नजर आए हैं। राहुल गांधी के इन कम दौरों का असर क्या रिजल्ट पर भी देखने को मिलेगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के लगातार दौरे पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रहे हैं और जो कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी भी रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर प्रभावशील अगर बात की जाए तो मोदी की गारंटियां प्रभावशील दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योंकि प्रदेश सरकार की भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंची है, चाहे फिर हम लाडली बहना योजना का जिक्र करें या फिर हम दूसरी योजनाओं का जिक्र करें, उन सभी योजनाओं ने खासा असर किया है। वहीं अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार आई, सरकार आते के साथ ही कुछ ऐसे फैसले लिए थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि जिसका असर इम्पैक्ट देखने को मिला, चाहे फिर हम खुले में मांस बिक्री पर रोक की बात करें या लाउड स्पीकर की बात करें या दूसरे ऐसी चीजों की बात की जाए जो तुरंत एक्शन देखने को मिला, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन देखने को मिला। क्या इनका असर देखने को मिल रहा है या फिर सिर्फ केंद्र की राजनीति हावी है? जी आयुषी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लगातार जो 60 साल तक कांग्रेस द्वारा राज किया गया, लेकिन कभी भी जनहित के मुद्दों पर कभी भी उन्होंने विचार नहीं करा। लेकिन जैसे केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, उन्होंने तैयारी में एक के बाद एक एक्शन ली है और जैसे लगातार योजना को धरातल पर क्रियान्वयन के लिए लगातार जो कोशिश की है वो काफी साल तक दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि मतदान केंद्रों पर पुरुषों की अपेक्षा जो महिलाओं की भीड़ काफी संख्या में नजर आ रही है।
सुनील, आपके पीछे जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ काफी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कोशिश कीजिए उनसे चर्चा करने की, ताकि हमें भी पता चले कि आखिर वहां पर जनता क्या सोच रही है और उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। जी जी बिल्कुल। प्रफुल्ल भैया, प्रफुल्ल जी, खबर भारत में आपका स्वागत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा लगातार योजनाओं को जो क्रियान्वयन धरातल पर किया गया और कांग्रेस सरकार द्वारा जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, उसमें दोनों में अगर कंपेयर करें तो कौन सी योजनाएं काफी प्रभाव चल रही है? देखिए, जो लोकतंत्र के इस महापर्व में आज सब अपना मतदान का उपयोग कर रहे हैं, मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने इस मताधिकार का उपयोग करें और हमारे भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। साथ ही जैसा कि आपने बताया, पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है एवं साथ ही केंद्र में 10 वर्षों से माननीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जो गंगा बह रही है, ऐसी तुलना करने की बजाय हम देखते हैं कि हर तरह से डबल इंजन की जो सरकार है, इससे नागरिक को, आम जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को पूरा फायदा दोनों तरफ से मिल रहा है। प्रदेश की योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है और साथ ही साथ राज्य सरकार की भी योजनाओं का निरंतर लाभ मिल रहा है। और हमारे इस क्षेत्र की जनता ने भी फिर से ये मन बना लिया है कि जिस प्रकार से 2014 और 2019 में हमने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक कुशल सरकार चुनी थी, इसी प्रकार इस बार भी हम अपना मूल्य मतदान देकर भारत निर्माण में अपना योगदान दें। जी आयुषी जी, ये थे हमारे साथ में प्रफुल्ल जी गदिया, जिन्होंने अपनी बात करी। अब इनसे चर्चा एक विषय पर बात करना चाहूंगा। जो अपने जो लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें पहली बार जो है बीजेपी द्वारा महिला प्रत्याशी को उतारा गया है, और उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी द्वारा महिला प्रत्याशी पहली बार नहीं, दूसरी बार उतारा गया है। इसके पूर्व 2004 में रेलम चौहान जी को भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ाया गया था। अनीता नागर सिंह चौहान हमारी एक बहुत ही पढ़ी लिखी, शिक्षित, उच्च शिक्षित और डॉक्टरेट की डिग्री करने वाली ऐसी महिला है। 2 बार वो जिला पंचायत अलीराजपुर की अध्यक्ष रह चुकी है। वो कुशल नेतृत्व की धनी है और एक बहुत सुलझी हुई हमारी सक्षम नेत्री है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए देने की जो योजना बनाई है, और उसके आधार पे अभी से उसकी पूर्व तैयारी के रूप में हम अधिक से अधिक महिलाओं को भागीदारी दे सके, क्योंकि महिला नेतृत्व के आने से महिलाओं की जो पीड़ा है, महिलाओं का जो दर्द है, वो वास्तव में हमारी संसद में वो भी गुंजायमान हो सकेगा और उनके लिए एक ठोस नीति बन सकेगी। तो मैं इन कदम का बहुत स्वागत करता हूं और अनीता नागर सिंह चौहान भारी बहुमत से विजय होगी, यही हम सबकी भावना है। जी आयुषी जी, अगर बात की जाए लगातार ऐसे मुद्दों की, तो इसमें विकास एक बड़ा फैक्टर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक छोटा सा आंकड़ा मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, 50,000 का, लेकिन 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। और ये वो वर्ग है जो पढ़ा लिखा है, सक्षम है और काबिलियत रखता है, लेकिन बावजूद इसके बेरोजगार है। आपके पीछे युवा खड़े हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए रोजगार का मुद्दा कितना हावी होगा और कितना बड़ा इम्पैक्ट रखेगा। जी आयुषी जी, मैं कोशिश करता हूँ बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको लेकर मैं। जी, आपका नाम? मान्या जी खराड़ी। लगातार देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, तो रोजगार को लेकर आपका क्या कहना है? रोजगार को लेकर जो भी कहना चाहते हैं, बल्कि उनमें क्या, जो भी कुछ आवेदन करते हैं उसमें आवेदन एक पद रहता है, आवेदन बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसमें आधे को बाहर ही होना है। और पलायन की बात की जाता है, जो अधिकतर लोग हैं पलायन पर जा रहे हैं, और पलायन तो बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ का जो स्थानीय अगर लोगों को रोजगार यहीं पर मिल जाए तो उसका क्या पलायन में इजाफा होगा या कमी होगी? यहाँ पलायन का वो है, अपने यहाँ मजदूर का रेट बहुत कम है और बाहर मजदूर का रेट ज्यादा है, इसी कारण लोग अधिकतर पलायन हो जाए। तो अगर मजदूरी अगर यहाँ पर ही बराबर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगेगी तो लोग पलायन पर जाएंगे, तो पलायन जाना कम हो जाएंगे। जी आयुषी जी, ये इनका ही कहना है कि अगर पलायन पे जाने का मुख्य वजह जो है कि मजदूरी वहाँ पर जो गुजरात है, राजस्थान, जो दूसरे अन्य राज्यों में है, वहाँ मजदूरी का रेट ज्यादा है और अपने यहाँ मध्य प्रदेश में जो मजदूरी का रेट कम है। अगर यहाँ पर अगर रेट बढ़ जाएगा तो लोगों का पलायन जाना भी कम होगा और यहाँ पर सुलभ रोजगार भी उपलब्ध हो पाएगा।
बिल्कुल, अगर बात की जाए किसानों की, जब चौपाल में किसानों से चर्चा की गई सुनील, तो उन्होंने सीधे तौर पर एमएसपी का जिक्र किया। एमएसपी को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी किसानों में देखने को मिली है और ये एक ऐसा बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी को जमकर घेरा है। और अगर विपक्ष की बात की जाए, दूसरी पार्टियों की भी बात की जाए, तो ये एमएसपी का ही ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर किसान परेशान चल रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके किसानों को ना तो मुआवजा सही समय पर मिला और ना ही एमएसपी से संतुष्टि है। जी, यहाँ पर भी झाबुआ जिले की अगर बात करें और रतलाम लोकसभा की बात करें तो लगातार किसानों में भी इस चीज को लेकर आक्रोश देखा गया है और लगातार उनके द्वारा भी ये मांग की गई कि समुचित समय पर, सही समय पर उसको मुआवजा प्राप्त हो, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है और लगातार आज भी किसान यहाँ परेशान है। 2700 का वादा जरूर किया गया था लेकिन अभी तक 2700 में खरीदी नहीं हुई है, ये एक बड़ी वजह रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर दोगलापन जो है वो आरोप के रूप में निकल कर आया था सामने, जहां पर जनता ने साफ कहा था कि 2700 का वादा जरूर किया गया था लेकिन वादा खिलाफी हुई है और इसके मुताबिक जो रकम मिलनी चाहिए थी किसानों को वो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर युवाओं की संख्या ज्यादा है, किसानों की संख्या ज्यादा है, लिहाजा किसान एक बड़ा वर्ग होगा जो कि चुनाव को प्रभावित करेगा। जी बिल्कुल आयुषी जी, किसान और जो बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर काफी बड़ा मुद्दा है और लगातार इसको लेकर कांग्रेस की सरकार कांग्रेस जो है लगातार भुनाने में लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो भुनाने का जो तरीका है वो उसमें कारगर साबित नहीं हो रहा है। बिल्कुल सुनील, यहाँ पर एक और मुद्दा ऐसा है जिस पर मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगी, जिस पर मंथन करना बेहद जरूरी है। अगर हम बात करें मतदाताओं की तो दूसरे, अगर युवाओं की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए तो ये अलग मुद्दों को लेकर मतदान करने पहुंचते हैं। वहीं महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को घर चलाना होता है, परिवार चलाना होता है और इसके साथ ही उनके खुद के पर्सनल कई मुद्दे होते हैं जिनको लेकर मतदान करने महिलाएं पहुंचती हैं। मैं चाहूंगी आप कोशिश करने की कोशिश कीजिए कि वहां पर अगर महिलाएं हो तो आप महिलाओं से चर्चा कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर गंभीरता देखने को मिल रही है महिलाओं में। जी तो हमारे साथ सुनील डाबी लगातार बने हुए हैं और चर्चा करेंगे, वो वहां पर मौजूद महिलाओं से चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे उनके दिल में क्या है और ऐसे कौन से मुद्दे हैं, चाहे क्षेत्रीय मुद्दों की बात की जाए या फिर केंद्रीय मुद्दों की बात करें, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने महिलाओं का दिल जीता है और महिलाएं किस मुद्दे को लेकर मतदान करेंगी। आप मतदान करने आए हैं जैसा लग रहा है और इस तक यहाँ बहुत व्यवस्था है। तो पहली बार मतदान कर रहे, कितनी कौन सी बार मतदान कर रहे? दूसरी बार मतदान कर रहे हैं। लाडली बहना का लाभ आपको मिल रहा है? जी आयुषी जी, यहाँ ग्रामीण महिलाओं से चर्चा की जा रही है लेकिन वो बोलने में सब असमर्थ है। बिल्कुल सुनील, भले कैमरे के सामने, कैमरे को फेस करने में वो आगे ना हो लेकिन मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही है और ये जो उत्साह है कहीं ना कहीं महिलाओं के चेहरे पर भी नजर आ रहा है क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें आधी आबादी का उतना ही अहम रोल होता है जितना कि पुरुष वर्ग का होता है। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर महिलाओं में मतदान को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जैसे मेरे पीछे देख पाएंगे जैसे लगातार जो महिलाओं का संख्या में काफी इजाफा हो रहा है, लगातार महिलाएं मतदान करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल सुनील, अगर बात की जाए लाडली लक्ष्मी बहना की तो ये वो योजना रही है जिसने महिलाओं तक पहुंचकर एक कारगर सिद्ध हुई है और महिलाओं ने इसी योजना के बल पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई थी। लेकिन ये तो बात हो गई विधानसभा चुनाव की, ये योजना कितनी सक्षम होगी लोकसभा चुनाव में भी इम्पैक्ट डालने की, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में इस गारंटी का असर जरूर देखने को मिलेगा।
जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, विधानसभा में जो जीत का जो मेन रहा था वो लाडली बहना ही रही थी, लेकिन अब की बार जो है लोकसभा चुनाव में जीत लाडली बहना की वजह से होती है, किस कारणों से होती है, ये तो जब मतगणना होगी इसके बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए स्किल डेवलपमेंट की, स्किल इंडिया की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका भी काफी अच्छा रुझान देखने को मिला था। बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो इस योजना के तहत साधने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं सफल देखने को मिली थी। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस युवाओं का जिक्र पहले करती है। कांग्रेस के नेतृत्व की अगर हम बात करें तो युवा ज्यादा है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने मुद्दों को और अपने वादों को जनता तक पहुंचाने में असफल रही है। क्या लगता है आपको, जनता के बीच ना पहुंच पाना कांग्रेस के लिए हार का सबब बन सकता है? जी बिल्कुल, ऐसे जी मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार जो दल बदलने वाली राजनीति चल रही है उसके बाद लगातार लोगों को कांग्रेस के प्रति विश्वास उठता जा रहा है। लगातार कांग्रेस द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की जा रही है, डेवलपमेंट की बात की जा रही है, बहनों को 1 लाख रुपए हर महीने देने की बात की जा रही है। लेकिन उन जो चीजें हैं जो उनके जो या बोले कि जो भी वो गारंटी जो देने की बात कर रहे हैं वो कभी भी सफल होती है यहाँ नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए लोकल मुद्दों से हटके भी अगर हम बात करें, पूरे देश की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पूरे देश में इस वक्त हिंदुत्व की लहर चल रही है और इस लहर का सबसे ज्यादा फायदा उठाती अगर कोई पार्टी दिख रही है तो वो है बीजेपी। क्या इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, ऐसे जी जो हिंदुत्व की जो बात हो रही है उसका असर कहीं ना कहीं जगह पर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसके अलावा अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर इस चरण में हम देख रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग जो है वो है किंग मेकर के रूप में सामने आएगा। वो वर्ग है मुस्लिम वर्ग, और इसके अलावा आदिवासी वर्ग भी एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम रोल निभाता आया है, न सिर्फ आज से बल्कि पिछले कई सदियों से। ये 2 वर्ग जो हैं वो खास देखने को मिले हैं इन 8 सीटों की अगर हम बात करें। जी बिल्कुल, ऐसे जी मैं बताना चाहूंगा, अगर रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जो किंग मेकर के रूप में लगातार आदिवासी समाज ही यहाँ पर जो है सांसद या विधायक का प्रतिनिधित्व करता है और वही उनको विजेता बनाता है। और अब की बार भी जो भील भिलाला वाला जो कांतिलाल जी खुरिया का जो बयान आया था उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीतिक में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं सुनील, कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसमें देखिए आयोग ने तो ये कहा था कि सारी सुविधाएं मतदाताओं को दी जाएगी और तमाम योजनाओं से हटके अगर बात की जाए तो गर्मी से राहत के लिए अगर बात की जाए या फिर हम बात करें बड़ी संख्या में जब मतदाता पहुंचेंगे तो उन्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो, पानी की व्यवस्था हो, सुविधाओं की अगर हम बात करें तो क्या सुविधाएं मतदान केंद्रों में देखने को मिल रही हैं और क्या इस बार इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है? अजीब, आपको बताना चाहूंगा कि पानी के लिए लगातार यहाँ पर पानी की केनों की, ठंडे पानी की केनों की व्यवस्था की गई है, कूलिंग वाटर की ठंडे कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं को बैठने के लिए जो है टेंट लगाया गया और साथ में पुरुषों की भी व्यवस्था की गई ताकि उन पर बैठकर महिला आराम से मतदान करके अपने घर जा सकें। चलिए, तो हम हमारे साथ सुनील लगातार बने रहिएगा, आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ और भी संवाददाता हमारे जुड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि सीट पर क्या हाल देखने को मिल रहा है। आखिरी चरण है मध्य प्रदेश का, मालवा निमाड़ का ये रण है और यहाँ पर आखिरी रण में मुस्लिम वोटर होंगे किंग मेकर। क्या कुछ परिवर्तन, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए रतलाम की तो यहाँ पर बयानबाजी का भी खासा असर देखने को मिला था। अलीराजपुर में भी हवा बदली हुई इस बार नजर आई है। साथ ही कांग्रेस शुरुआत में भील भिलाला का मुद्दा लाई थी लेकिन वो भी विवादों में पड़ गया। भाजपा और संघ की सोशल इंजीनियरिंग से राम मंदिर फैक्टर और धर्मांतरण जैसे मुद्दे तेजी से चर्चा में आ गए। ऐसे में कांतिलाल भूरिया की राह जो है वो मुश्किल हो गई है। हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए रंजीत मंडलोई जुड़ गए हैं देपालपुर से, उनसे चर्चा करेंगे। रंजीत जी, अगर हम बात करें तो इंदौर में इस बार नोटा फैक्टर जो है वो कारगर सिद्ध हो सकता है। कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा, नोटा का क्या असर होगा? जी, नोटा के लिए इस बार कांग्रेस ने नोटा को ही मुख्य मुद्दा बनाया है क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे अक्षय बम, उन्होंने अपना फॉर्म वापस लेकर के बीजेपी ज्वाइन करी थी
और कांग्रेस पूरी तरह से चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट नोटा में मिले, लेकिन देखा जा रहा है कि भाजपा की टेबलें सभी दूर लगी है। करीब 6,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, सभी दूर भाजपा की टेबलें लगी हुई, उसके कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय है, घर घर जाकर के वोटरों को निकाल रहे हैं। तो ऐसे कहा जा रहा है कि इंदौर में भाजपा एक नया रिकॉर्ड बनाएगी और भारी मतों से विजय होगी। नोटा में इतना वोट नहीं मिल पाएंगे जितने कांग्रेस वाले उम्मीद कर रहे हैं। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर अपनी एक अलग पहचान रखता है, न सिर्फ मध्य प्रदेश का नाम रोशन हर बार करता है स्वच्छता के क्षेत्र में, बल्कि कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अव्वल दर्जे की मिसाल पेश करता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जिस तरीके से सफाई में इंदौर हमेशा आगे रहता है, क्या इस बार क्लीन स्वीप हो जाएगा? बराबर, जिस प्रकार से सफाई में इंदौर आगे रहता है, हर चीज में इंदौर नंबर 1 बना रहता है। इस बार लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें भी नंबर 1 पर ही रहेगा और एक रिकॉर्ड बनाएगा। हो सकता है कि अपना पूरे भारत में एक रिकॉर्ड जीत हो भाजपा के लिए। वो भी टोटल यहाँ पर 14 प्रत्याशी मैदान में है भाजपा सहित, और बाकी जो प्रत्याशियां हैं उनकी टेबलें भी नहीं लगी है। और कांग्रेस का जो नोटा के लिए बात कर रहे हैं वो दबी जुबान से बात कर रहे हैं, सामने कोई भी उम्मीदवार, कोई भी कार्यकर्ता नहीं आ रहा है। और देपालपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर तो नोटा के नाम पर कोई वोट ही नहीं जा रहे हैं। और हम जो बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है महिलाओं की, सभी लोग भाजपा के पक्ष में वोट करने की बात कर रहे हैं। जी रंजीत, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में इस बार हमने देखा दल बदल की जो राजनीति है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हावी रही है। चाहे बात की जाए कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, इसका असर कितना देखने को मिलेगा? जी, इसका असर काफी देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकांश जगह पर जो बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए हैं। साथ ही उनके जो समर्थक थे वो भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो स्थिति यह है कि कांग्रेस का कोई भी काम करने वाला कार्यकर्ता भी नहीं है, क्योंकि उनका लीडर ही मेन जो लीडर था वही भाजपा में शामिल हो गया है। तो इसका काफी असर देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि आगे आने वाले चुनावों में कि पूरे मध्य प्रदेश से एक तरह से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। जैसे यूपी, बिहार, दिल्ली, इधर पूरी तरह से कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में यहाँ भी कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। बिल्कुल, देखिए ये तो खैर वक्त की बात है, चुनाव के रिजल्ट जब आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके से जनता का रुख जो नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं एक तरफा माहौल, एक तरफा रणनीति, एक तरफा जो रणनीति बनाई गई है बीजेपी की तरफ से, काफी ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट रहा है। चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे फिर हम बात करें दूसरे ऐसे क्षेत्रीय मुद्दों की, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता दिख रहा है। जी, आयुष जी, मैं बताना चाहता हूं कि इंदौर में भाजपा का उम्मीदवार है, कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया है। उनकी रणनीति जबरदस्त रही है। यहाँ तक कि देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में परसों ही सीएम भी हेलीकॉप्टर सवार पहुंचे थे और उन्होंने भी भाजपा के समर्थन में सभा ली है। अगर मान लो कि यहाँ पर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है और भाजपा अगर इससे ज्यादा एक्टिव नहीं भी रहती है तो भी उनकी सीट यहाँ पर सुरक्षित है और सीट जीती हुई है। उसके बावजूद भी हर बूथ पर उसका कार्यकर्ता लगा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाने की कोशिश कर रहा है भाजपा के पक्ष में। बिल्कुल, अगर रंजीत बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या फिर हम अमित शाह की बात कर ले, जितना प्रचार बीजेपी के द्वारा किया गया है, कांग्रेस एक कह सकते हैं हम कि इस दौड़ से इस बाहर नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं दरकिनार करती हुई कांग्रेस नजर आई है। क्योंकि दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे कम स्टार प्रचारक कांग्रेस के पहुंचे हैं। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने भी जमकर धुआंधार प्रचार किया था और ये वो ऐसी चीजें हैं जो इम्पैक्ट कर सकती है। बराबर, आयुष जी, आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की अभी स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस अभी अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और भाजपा में सारे स्टार प्रचारक लगे हुए हैं, हर जगह जा जाकर प्रचार कर रहे हैं। मोहन यादव महू हो, इंदौर हो, देपालपुर हो, रतलाम हो, उज्जैन हो, सभी लोग जा जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। और कांग्रेस अभी सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उनमें आपस में फूट है। उनके नेताओं ने अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं ली है और न ही कोई कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया है। मैं आपको इंदौर और देपालपुर के
बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर उनके कितने पोलिंग एजेंट बैठेंगे हैं, कितने पोलिंग बूथ है, उनको अभी तक ये मालूम नहीं है और उनके पोलिंग बूथों पर अभी तक उनके कार्यकर्ता पहुंचे ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए अगर इंदौर की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर लगातार एक मुद्दा उठा रही है, वो मुद्दा है फर्जी मतदान का। कांग्रेस लगातार ये बात कहती नजर आ रही है कि फर्जी मतदान जो है वो इंदौर में हो सकता है। क्या लगता है आपको, क्या ये वो मुद्दा हो सकता है जो असर करेगा? नहीं, वो कहावत है कि किसानी बिल्ली खंबा नोचे, उस टाइप की कहावत सिद्ध करना चाहते हैं ये लोग, क्योंकि फर्जी मतदान का तो कोई चांस नहीं होता है। अभी 2 दिन पहले मैंने कहीं की खबर पढ़ी थी कि भाजपा के ही एक नेता का पुत्र फर्जी मतदान के लिए गया था, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। और इंदौर के कलेक्टर काफी सक्रिय है, प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है, तो कहीं भी कोई फर्जी मतदान की अभी तक खबर नहीं है। तो फर्जी मतदान होने की उम्मीद नहीं है और पूरी तरह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। सिर्फ इंदौर के पिकदम में छुट कोई भाजपा और कांग्रेस के बीच में कहासुनी हुई है, बाकी जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। और आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि पूरे इंदौर लोकसभा क्षेत्र में 2500 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से शुरुआती दौर में ही 25 ईवीएम मशीनें खराब होने की सूचना मिली थी, जिन्हें तत्काल बदला गया है। बिल्कुल, नोटा पर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो तमाम पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जनता के बीच जब आप पहुंचे ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान, जनता का क्या रुझान नोटा को लेकर देखने को मिला? जनता का रुझान नोटा को देखने को यह मिला है कि उनको नोटा से कोई मतलब नहीं है, भाजपा ही काम करा रही है, मोदी फैक्टर चल रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी है और एमपी गवर्नमेंट जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना और कई योजना ऐसी है जो जिन्होंने दी है, जिसके चलते राष्ट्र हित में मतदान कर रहे हैं। कई मतदाताओं से हमारी बात हुई है तो नोटा के लिए कोई नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ राष्ट्र हित में मतदान कर रहे हैं। वही मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम वर्ग भी राष्ट्र हित में मतदान करने के लिए इस बार उत्सुक है। तो यहाँ पर एक खूबसूरत वाक्य जो आपने कहा, इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगी। जिस तरीके से आपने यहाँ पर राष्ट्रहित की बात कही है और कहीं ना कहीं मतदाताओं में भी राष्ट्रहित की बात देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम मुद्दों से हटकर सभी मतदाताओं ने एक ही बात बोली है, वो ये है कि हम राष्ट्रहित के लिए मतदान करने आए हैं, ना हमारे लिए किसी नेता का महत्व है और ना ही किसी पार्टी का। हम सिर्फ राष्ट्र का भला चाहते हैं, राष्ट्रहित के लिए मतदान करना चाहते हैं। अगर बात की जाए रंजीत, देखिए महिलाओं को साधने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने बखूबी की है, लेकिन महिलाएं किस ओर बहती नजर आ रही हैं, क्योंकि आधी आबादी सब पर भारी होती है। बराबर है, लेकिन इस बार महिलाओं का रुझान देखने को मिला है भाजपा के पक्ष में, क्योंकि मोदी फैक्टर पूरी तरह चल रहा है और महिलाएं भी राष्ट्रीय हित में मतदान करने के लिए पूरी तरह आतुर है। और कुछ महिलाओं से हमारी बात भी हुई है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और उन्होंने कहा है कि इस बार हम राष्ट्र हित में ही मतदान करेंगे और मोदी जी को मजबूत करेंगे, जिससे अपना राष्ट्र और मजबूत हो। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने एक वक्तव्य निकाला था वो था कि लखपति दीदी और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब भी जनता के बीच जाते हैं तो क्योंकि मामा के नाम से वो काफी ज्यादा मशहूर हैं, जनता के बीच उनकी अच्छी पैठ है और ऐसे में महिलाओं को जब वो बहन करके संबोधित करते हैं तो कहीं ना कहीं बहनें भी एक कनेक्शन महसूस करती हैं जब इस तरह से कोई बड़ा नेता जनता के बीच पहुंचता है और इस तरीके से जब संबोधित करता है तो उसका भी एक असर देखने को मिलता है। क्या ये वो वजह हो सकती है जिसकी वजह से महिलाएं एक पार्टी की तरफ बह जाएं? जी आयुष जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। महिलाओं का झुकाव पूरी तरह से शिवराज सिंह जी की तरफ है और अपने जो नए सीएम है यादव जी, इनकी तरफ है, क्योंकि इनके जो वादे हैं इन्होंने इनके वादे पूरे किए हैं। पिछली बार जो लाडली बहना योजना के तहत उन्होंने जो राशि डाली थी वो कंटिन्यू राशि मिल रही है, महिलाओं के खाते में लगातार पैसे आ रहे हैं, किसानों को किसान निधि का पैसा मिल रहा है। इसके चलते महिलाएं काफी सुदृढ़ हुई है और महिला का झुकाव राष्ट्रीय हित में ही है, भाजपा के पक्ष में ही है। कांग्रेस या नोटा के बारे में कोई भी महिलाएं बात नहीं कर रही है। बिल्कुल, इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक और चीज जो ऐड हो गई है वो है आरएसएस की, संघ की जो राजनीति है, संघ की जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हावी होती नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद संघ से रिलेशन रखता था और खुद मुख्यमंत्री जो है वो संघ से जुड़े हो हैं और कहीं ना कहीं ये वो ऐसी चीजें हैं जो फैक्टर के रूप में सामने आ सकती हैं।
बराबर आयुष जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। मोहन यादव जी एक पूरी तरह संघ का चेहरा है और संघ ही भारतीय जनता पार्टी को चला रही है और संघ के ही काफी लोग यहाँ पर सक्रिय है और संघ को ही चाहते हैं। संघ के ही कारण महिलाएं सुरक्षित है, हिंदू संगठनों के कारण महिलाएं सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी जो है संघ के बलबूते पर ही आगे बढ़ी है। इसी के चलते हुए यहाँ पर महिलाएं सशक्त हुई है और यहाँ का युवा जो है संघ से जुड़ा हुआ है और भाजपा के पक्ष में वोट देगा। और जितने भी नए मतदाता है, कुछ नए मतदाताओं से हमारी बात हुई है, उन्होंने पिछली बार क्या हुआ था कुछ नहीं देखा है, लेकिन अभी संघ और राम मुद्दे जैसे कई ऐसे काम हुए हैं जिसके कारण भाजपा काफी प्रचलित हुई है और मोदी जी काफी लोकप्रिय है। बिल्कुल, और मोदी की गारंटी का हम कैसे जिक्र यहाँ पर ना करें, क्योंकि मोदी की गारंटी ही एक ऐसी गारंटी बनकर आई है जिसकी वजह से जनता काफी ज्यादा झुकाव महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कई चीजों को लेकर चर्चा की थी, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो उन्होंने महिलाओं को साधने की बात कही थी, दूसरी चीज उन्होंने आदिवासियों के विकास की कही थी और तीसरी चीज जो थी वो थी कि लगातार उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया था। बराबर, मोदी जी जहां जहां भी जा रहे हैं विपक्ष पर जमकर प्रहार कर रहे हैं और मोदी की गारंटी जहां भी जाते हैं वो सबसे पहले सबको राम राम का बोलते हैं, उसके बाद में मोदी की गारंटी बोलते हैं। मोदी की जितनी भी गारंटियां हैं पूरी तरह सक्सेस हो रही है और सभी जानते हैं पूरे मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी चल रही है और कांग्रेस पूरी तरह बैकफुट पे नजर आ रही है। कहीं पे भी कांग्रेस इतनी एक्टिव नहीं आ रही है क्योंकि आपस में उनमें ही ग्रुपबाजी है। प्रदेश अध्यक्ष के चक्कर में पूरी कांग्रेस खत्म हो चुकी है और मोदी पूरी तरह फिट है और भाजपा की सरकार को लोग वोट देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए रंजीत, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो इस वक्त मौसम पर भी चर्चा करना लाजमी हो जाता है। मौसम का मिजाज बदला हुआ है, गर्मी से राहत कहीं पर मिली है तो कहीं पर गर्मी लगातार जारी, कहीं पर 42 डिग्री तक का तापमान जो है वो दिन में नोट किया गया है और कहीं बारिश की वजह से तापमान में गिरावट भी हुई है। तो मौसम कितना बड़ा फैक्टर बन के साबित होगा, क्योंकि मतदान का प्रतिशत पहले दूसरे तीसरे चरण में हमने देखा कि गर्मी की वजह से मतदाता नहीं पहुंचे थे मतदान करने। चौथा और अंतिम चरण गर्मी से राहत मिली है, वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, गर्मी से राहत की क्या व्यवस्थाएं की गई है और ये गर्मी से राहत जब मिलती है तो मतदाता जाहिर सी बात है कि दोपहर में भी मतदान करने पहुंचेगा। बराबर, इंदौर की हम बात करें तो यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और गर्मी से काफी राहत मिली हुई है, जिसके चलते यहाँ पर मतदान का प्रतिशत अवश्य बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन कहीं कहीं काफी गर्मी है, जहाँ पर ज्यादा गर्मी है वहाँ पर मतदान का प्रतिशत कम होगा। लेकिन सारी दूर चुनाव आयोग के द्वारा टेंट और पंडाल बनाए गए हैं, जिसके चलते मतदाताओं को गर्मी से छुटकारा मिल सके। पेयजल की व्यवस्था भी की गई है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, अपने घरों से निकल करके मतदान करें। लेकिन मैं इंदौर लोकसभा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी इंदौर में पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और गर्मी से पूरी तरह राहत मिली हुई है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर वोटिंग परसेंट बाकी जगहों से ज्यादा ही होगा। रंजीत, यहाँ पर अगर बात की जाए बयानबाजी पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जीतू पटवारी के बयान की मैं यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करूंगी। जिस तरीके से उन्होंने इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दिया था और उसके बाद से लगातार सियासत गरमाई थी। बीजेपी लगातार बात करती है कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। एग्जाम्पल अगर हम ले मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी का ये बयान, इसके बाद इससे पहले भी कई ऐसे बयान कांग्रेस की तरफ से आ चुके हैं। हालांकि मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहूंगी, जिक्र नहीं करना चाहूंगी, लेकिन कई ऐसी विवादित टिप्पणियां जो है कांग्रेस की तरफ से की गई थी। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की भी अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ दिन पहले जिस तरीके से राधिका जी ने अपनी बात कही थी, ये कुछ ऐसी चीजें जो महिलाओं से जुड़ी हुई है और मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या भी ज्यादा है। ऐसे में जब महिलाओं को लेकर इस तरह की बातें कांग्रेस करती है तो क्या ये भी प्रभावित करेगा, क्योंकि महिलाओं के दिल को ठेस पहुंची है इस तरीके के बयान से? जी आयुष जी, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी ने इमरती देवी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, उनके खिलाफ जो बयानबाजी करी थी उसका असर पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाएं एकदम कांग्रेस के खिलाफ हो गई है और कांग्रेस के लोग वो अपने कांतिलाल भूरिया हो या जीतू पटवारी हो या दिग्विजय सिंह हो। एक नया बयान आपको बताता हूँ, कांग्रेस के जो
रतलाम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के प्रत्याशी कांतिलाल जी भूरिया, जो कांग्रेस के बड़े नेता जाने जाते हैं, उन्होंने भी अभी एक अंदर बयान दिया है कि कांग्रेस उनको 2 लाख रुपए देगी जिनकी 2 पत्नियां होगी। उसके कारण भी कांग्रेस को काफी नुकसान होगा और एक तरीके से ये महिलाओं का अपमान है। और जीतू पटवारी जी ने जो कहा था इमरती देवी के बारे में, आसमी चासनी वगैरह जो भी शब्द कहे थे, उसकी कई महिलाओं ने और भाजपा ने काफी भर्त्सना करी है, जिसके चलते कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पे है। बिल्कुल। और देखिए एक बात अमूमन लोग कहते नजर आते हैं कि लापरवाही का नतीजा परिवार को भुगतना पड़ता है, और क्योंकि कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि नेतृत्व की कमी है, जो कि साफ तौर पर देखने को मिल रही है। संगठन कमजोर हो रहा है नेतृत्व की कमी की वजह से, और जिसका असर कहीं ना कहीं राजनीति पे भी देखने को मिलेगा। चाहे मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, कमलनाथ जी को जिस तरीके से हटाया गया, जीतू पटवारी को एक नया चेहरा, युवा है, उन्हें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। कई ऐसे निर्णय उनके द्वारा लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से पार्टी के अंदर अंतर कलह जो है वो बढ़ गई है, और ये अंतर कलह अब खुलकर सामने आ रही है। बराबर है जी। मध्य प्रदेश में जो एक कांग्रेस का मुख्य चेहरा था वो था कमलनाथ, और कमलनाथ जी के कारण ही कांग्रेस यहाँ पर जिंदा थी। वो काफी एक्टिव थे, पूरे प्रदेश में उनके कार्यकर्ता थे, उनके विधायक थे, और उसके बाद में अचानक ही कमलनाथ जी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया है, और युवा चेहरा जो इंदौर का है जीतू पटवारी, उसको बनाया गया है। लेकिन जीतू पटवारी को इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि जो प्रदेश की बागडोर संभाल सके। उन्हीं के गृह क्षेत्र से कई लोग कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में सम्मिलित हो गए हैं। उनके मुंह पर सीधा सीधा तमाशा है, वो अपने गृह क्षेत्र को ही नहीं संभाल सकते हैं, अपने परिवार को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो प्रदेश को कैसे संभाल पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे इंदौर पे क्या रुझान है। लेकिन अभी हमारे साथ धार से संवाददाता जुड़ गए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, धार की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। तो बात की जाए अगर इंदौर की, तो इंदौर में नोटा देखने को मिला है, और कहीं ना कहीं इसका असर जनता पर भी देखने को मिल रहा है। जनता कहीं ना कहीं एक पार्टी की तरफ एकीकरण होता दिखाई दे रहा है। वहीं धार की अगर हम बात करें, तो धार में भी इस बार चुनावी मुद्दे जो हैं वो हर बार से अलग नजर आ रहे हैं। धार में कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे हिंदुत्व की अगर हम बात करें, तो हिंदुत्व का मुद्दा भी धार में काफी ज्यादा हावी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर धार की बात करें, तो 8 में से 5 सीटों पर कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे से हवा बदल गई है। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ शैलेंद्र जोशी जी जुड़ गए हैं धार से, हम उनसे चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए शैलेंद्र, तो धार में एक मुद्दा इस वक्त काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, वो मुद्दा है भोजशाला का। हिंदुत्व का मुद्दा काफी ज्यादा हावी है वहां पर। क्या स्थिति, क्या मनस्थिति मतदाताओं की नजर आ रही है? आरुषि, जहाँ तक मतदाताओं का सवाल है, कहीं ना कहीं भोजशाला उनके दिल में बसी हुई है। भोजशाला को लेकर उनके मन में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव विचार है कि भोजशाला का जो परिणाम आएगा वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के पक्ष में आएगा, और प्रमाण भी कुछ ऐसे ही बताते हैं। पर आरुषि, इससे बढ़ के आपको एक स्पेशल बात बताना चाहूंगा। अभी हम तिगला विकास खंड में खड़े हैं, धार लोकसभा के तिगला विकास खंड पे। यहाँ के जो खंड शिक्षा अधिकारी थे, जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी आहरण और वितरण में, उनका सुमन कुमार सिंह वैष्णव जी का दुखद निधन हो गया है। ये दुखद घटना है, और खबर भारत परिवार इससे दुख व्यक्त करता है। आज हम अभी 15, 16, 17 मतदान क्रमांक में तिगला में खड़े हैं, जहाँ की 2400 मतदाता हैं। यहाँ मतदान का प्रतिशत भी अच्छा है, 18% के ऊपर वोटिंग हो चुकी है, लोग आ रहे हैं। और यहाँ के मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो मतदान की व्यवस्था की गई है, वो जिला प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। हमारे कैमरामैन साबिर भाई से कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ का
जो मतदान परिसर है उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार का आदर्श मतदान केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। ये एक ट्राइबल गांव है। ट्राइबल गांव होने के बाद भी यहाँ जिला प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। पानी की सुगम व्यवस्था है, दिव्यांगों के लिए रैंप है, छांव की भी पर्याप्त व्यवस्था है। साबिर भाई थोड़े दूसरे दोनों मतदान केंद्र भी बताइए। ये बाहर के जो 2 मतदान केंद्र है यहाँ बिल्कुल पर्याप्त छांव की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 2400 मतदाता हैं जो लोकसभा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। बिल्कुल 8 सीटों पर 74 प्रत्याशी मैदान में है। शैलेंद्र जी, अगर धार की बात की जाए तो काफी सुंदर तरीके से साज सज्जा की गई है। आदर्श मतदान केंद्र के रूप में जो है वो निखर कर सामने आया है और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतदान को बढ़ाती हैं, क्योंकि मतदाताओं का जो ध्यान आकर्षण है वो इसकी वजह से भी होता है और काफी अच्छी पहल है, काबिले तारीफ जिसको हम कह सकते हैं, चुनाव आयोग ने व्यवस्थाएं की है वहां पर। हाँ ऋषि, बिल्कुल ये, जबकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, विकास खंड है धार का, पर यहाँ पर इतनी अच्छी व्यवस्था है, चुनाव का प्रबंधन जिला प्रशासन ने करा है, निश्चित रूप से तारीफ काबिल काम। बिल्कुल वहां पर जिस तरीके से मैं देख रही हूँ लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शैलेंद्र जी, मैं चाहूंगी आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, मतदाताओं से उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि उनके मन में कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर मतदान करने पहुंचे हैं और किस तरफ की हवा, किस तरफ रुझान वहां पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, हमारे पास में एक मतदाता है, हम इनसे बात करते हैं। भैया, यहाँ के मतदान की जो व्यवस्था आपको कैसी लगी? यहाँ की मतदान की व्यवस्था जो है वो अच्छे लेवल पे हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप किन मुद्दों को मन में रख के जो है वोटिंग करने आए? बस यही है कि देश का विकास हो, देश के विकास के मुद्दों पे। तो आप विकासवादी सरकार चाहते हैं? पिछली हर कोई चाहता है। हर कोई। पिछली सरकार से आप कितना संतुष्ट थे? पिछली सरकार से भी बस यही संतुष्टि के साथ वो भी बनाना चाहिए। अच्छा जी जी, आपका नाम बता दीजिए। जितेंद्र पाटीदार। हाँ, तो ये जितेंद्र पाटीदार जी थे। इनका ये कहना है कि जो पिछली सरकार थी उससे ये संतुष्ट है और अब की भी जो संतुष्ट सरकार ये चुनेंगे वो विकास को प्राथमिकता के आधार से देश चुनेंगे, विकासवादी सरकार को चुनेंगे, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, राम मंदिर का मुद्दा क्योंकि काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा है, चाहे हम पिछले साल की बात करें या अभी भी बात करें, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव में काफी ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, चुनाव को काफी ज्यादा प्रभावित कर रहा है। लोगों के मन में श्रद्धा का जो जुड़ाव है राम मंदिर से जुड़ा हुआ है और ऐसे में एक बड़ा वर्ग जिसको हम कह सकते हैं वो राम मंदिर को लेकर मतदान करने पहुंचा है। बिल्कुल आरुषि, आपने सही कहा। यहाँ मोदी जी की आम सभा हुई थी, वहाँ इशारों में मोदी जी ने कहा था कि मेरे सब कर्मचारियों और पदाधिकारियों से कहना है कि घर घर जाना और घर घर जाकर कहना कि मोदी जी ने सबको राम राम कहा है। तो कहीं न कहीं इसमें गुप्त रूप से ये संदेश छिपा था कि राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसमें ये जो वर्तमान सरकार है इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आस्था के आधार पर, धर्म के आधार पर, या ये कहें कि जो लोगों का एक आस्था का प्रतीक, राम जो आस्था के प्रतीक है, उनके सम्मान में भी भारतीय जनता पार्टी का ये संदेश प्रधानमंत्री ने दिया। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ नरेंद्र पवार जुड़े हुए हैं सरदारपुर से, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। नरेंद्र, बात की जाए आज अंतिम चरण है और अंतिम लड़ाई है और लोकसभा चुनाव की इस अंतिम लड़ाई में क्या रुझान देखने को मिल रहा है, कितना एक्साइटमेंट वहां पर देखने को मिल रही है, मतदाताओं में किस तरफ हवा देखने को मिल रही है? जी आयुषी जी, निश्चित तौर पे अगर बात की जाए सुबह से, तो सुबह से मतदान के लिए लगातार यहाँ पर कतारें लगी हुई थी। निश्चित तौर पर 9 बजे तक यहाँ पर 12% सरदारपुर विधानसभा में मतदान हुआ है। मतदाताओं की अगर बात की जाए तो कहीं न कहीं युवा मतदाता बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ युवा मतदाता भी, हम उनसे चर्चा करेंगे, साथ ही मुद्दों को लेकर भी चर्चा करेंगे। जी आयुषी जी। बिल्कुल नरेंद्र, अगर मैं चाहूँ वहां पर लोग मौजूद हैं, युवा आपके साथ मौजूद हैं, आप उनसे रोजगार को लेकर सवाल कीजिए कि रोजगार को लेकर कितनी संतुष्टि वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में। ये वो वर्ग है जो कि सक्षम है, काबिलियत होने के बावजूद, होनहार होने के बावजूद नौकरी नहीं है उनके पास। निश्चित तौर पे
बता देना चाहूंगा कि सरदारपुर विधानसभा के अंदर भी औद्योगिक क्षेत्र है हरदोद में, पर अभी तक इंडस्ट्रीज आई नहीं है वहां पर। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं नौकरियों की तलाश में या तो यहाँ से पलायन किया जाता है, कहीं ना कहीं या तो दूसरे जगह जाया जाता है। निश्चित तौर पर सरदारपुर में अगर विकास होगा तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी चेहरा कहीं ना कहीं खिलेगा। अब हमारे साथ यहाँ के युवा है, हमसे चर्चा करेंगे। साथ ही सर पहले युवा है, किस नजरिए से आप वोटिंग की है? डेवलपमेंट के साथ जी ना, मतलब लोगों का रहता है कि यार धार्मिक का आधार पर वोट दे या अपने मानसिकता बनाकर वोट दे, पर हमने हमेशा डेवलपमेंट या फिर जो रहता है कैंडिडेट उसके हिसाब से वोट दिया है। जी, युवा वर्ग है। साथ ही बता देना चाहूंगा कि क्षेत्र में जैसे विकास को लेकर भी कई चीजें रहती है, उसको लेकर आपको क्या कहना है? विकास को लेकर देखो, विकास तो देखो नो डाउटली हुआ, पर होता क्या है कि जिस गति से होना चाहिए उस गति से मतलब एक्सेप्टेशन रहता है। जैसे मान लो हमने लास्ट टाइम किसी को वोट करा है और उस एक्सेप्टेशन से जो रहता है कि यार हम इस हिसाब से इस गति से होना चाहिए विकास, उस गति से नहीं हो रहा है। मतलब विकास की गति वही है पुरानी वाली, पर उसकी हवाबाजी ज्यादा हो रही है। ये हो गया है, वो हो गया है, इतना खुल गया है, वो खुल गया है, पर धरातल पर वो चीज है नहीं। जी, सबसे पहले बता देना चाहूंगा, राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में बड़ा छाया रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी, राम हमारे आराध्य हैं और प्रत्येक भारतवासियों के नहीं पूरे विश्व के लोगों के दिल में बसे हुए हैं राम। और निश्चित ही रामलला को लेकर जो मानसिकता बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ की गई थी, बहुसंख्यक हिंदुओं का मान घटाया गया था, वो मान वापस लौटा और हमारे आराध्य व्यवस्थित रूप से गर्भगृह में विराजे। निश्चित ही इसका आनंद और संतोष प्रत्येक सनातनी को है। ये धार का एक सबसे बड़ा मुद्दा भोजशाला का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर धार में ही सभा की थी, उसमें जिक्र किया था भोजशाला का। वही वीडी शर्मा ने भी कोई सभा में यहाँ पर बोला था भोजशाला को लेकर, उसको आपको क्या कहना है? भोजशाला निश्चित ही भोजशाला जैसे सांस्कृतिक केंद्र हिंदू सनातनियों के मान बिंदु है। जिस प्रकार घास की रोटी खाकर महाराणा प्रताप ने अपने मान को, संस्कृति को बचाए रखा, उसी प्रकार प्रत्येक हिंदू का यह सोचना है कि देश में विकास के साथ साथ देश की अस्मिता और पूरे विश्व में, हम भारत में ऐसा मानते हैं यहाँ जब सनातन संस्कृति का प्रादुर्भाव है तो कम से कम यहाँ ये सनातन बिंदुओं की रक्षा हो और साथ में विकास तो आप देख ही रहे हैं। जी, आज मतदान चौथे चरण का मध्य प्रदेश में चलता है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस मतदान के? निश्चित ही सकारात्मक रूप से मतदान हो रहा है और 2014 से 2024 के बीच में केंद्र सरकार जो वर्तमान में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है वो निश्चित ही जनता महसूस कर रही है। अपेक्षाएं पूरी होने में समय लगता है, लेकिन उसका खाता केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, वो विजन स्पष्ट कर दिया है, जिसको देखकर महसूस करके मतदाता अपने मत का पॉजिटिव सकारात्मक उपयोग करेंगे। जी, आयुषी जी, तो कोई भी राष्ट्रीय नेता या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई भी स्टार प्रचारक धार नहीं पहुंचा, क्या वजह रही कि नहीं पहुंच पाए और इसका असर कितना देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव के समय अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा हावी होता है तो वो है बिजली, पानी और सड़क। तो नर्मदा लाइन का पानी अब कुछ समय ही बचा है, धार पहुंच जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सड़क व्यवस्था की भी बात की जाए तो वो भी लगातार बन रही हैं सड़कें और विकास की जो गंगा है वो बहती नजर आ रही है। इसके अलावा रेल की अगर हम बात करें तो ट्रेन को लेकर समस्याएं जो है वो भी अब लगभग खत्म होती गई हैं। तो ये सभी मुद्दे, क्योंकि विकास पहुंच चुका है, जनता खुश है, तो ऐसे में जनता क्या किस ओर ध्यान देगी? क्या कांग्रेस की तरफ भागेगी? क्योंकि 8 में से 5 पे तो कांग्रेस है वहां पर, लेकिन इस बार बीजेपी का जो तख्ता है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास विकास का मुद्दा यहाँ पर है। जी, निश्चित तौर पर आयुषी जी, हमारे साथ और भी युवा है, हमसे जरूर चर्चा करते हैं। जी, यहाँ पर धार जिले में कोई बड़े नेता की सभा नहीं हुई कांग्रेस की तरफ से, इस पर आप क्या कहना? जी, यहाँ पर पहले भी एक बार प्रियंका गांधी की सभा हो चुकी थी लोकसभा विधानसभा चुनाव में। इस बार भी जोगबट में राहुल गांधी जी आए थे, उनकी सभा थी, वहां पर बहुत जनसभा वहां पर मिला था। तो निश्चित ही इस बार परिवर्तन का दौर है। 10 सालों से बीजेपी का शासन रहा, लेकिन यहाँ पर धार जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है पूरे भारत में। ये समझ लीजिए, यहाँ पर आजादी के बाद यहाँ तो ना तो रेलवे आई है,
ना कुछ भी नहीं। रेलवे अब आई है, लेकिन उसका भी कितनी बार आंदोलन हुआ जब जाके अब रेल लाइन आ रही है। आप समझ लीजिए देश आजाद हुआ तब से धार जिला कितना पिछड़ा हुआ है। आप पिछड़े वर्ग की पिछड़े की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार द्वारा रोड को लेकर भी और कहीं न कहीं पाइपलाइन, जो नर्मदा का पाइपलाइन आया उसको लेकर आपका क्या कहना है? जी निश्चित ही जो रोडवेज बने हैं, रोड पे जो बुनियादी ढांचा है जो चाहिए वो तो है, लेकिन जो दूसरे मुद्दे है, पानी आ गया, लेकिन उसको जो सुचारू रूप से चलना चाहिए वो नहीं है। खेतों की फसलों को नुकसान होगा, उसका कोई निश्चित मुआवजा नहीं मिला है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ना कि आगे भविष्य में क्या होगा ये भी कोई निश्चित रूप से निर्देश नहीं है। जी, नर्मदा का जो पानी आया, किसानों को पानी मिलेगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नर्मदा का पानी निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 2003 के पहले की स्थिति देखो तो 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती थी, आज वर्तमान में 42,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही। निश्चित सरकार की जो योजना उपलब्धि और जो नर्मदा का जो हमारे खेत में पाइपलाइन चल गई है उसका सुचारू रूप से काम चल रहा है। निश्चित ही 2024 एंड में वो पूरा होने वाला है, हमारे खेतों में पानी आएगा। निश्चित इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और रेल का लाइन है, रेल भी हमारे यहाँ चालू हो गई, धार तक रेल आ गई है पटरी बिछा के, अब थोड़ा और बचा है, तो निश्चित ही विकास की पटरी पे धार जिला आने लगा है। जी आयुष बिल्कुल, अगर बात की जाए नरेंद्र, देखिए विकास को लेकर अभी जनता ने बताया रुझान यहाँ पर विकास को लेकर साफ हो गया है। सड़क, पानी, बिजली की कोई समस्या नहीं है। ऐसे में सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट दिया जाएगा। हमारे साथ शैलेंद्र लगातार बने हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। शैलेंद्र, अभी हमने जाना हाल सरदारपुर का कि वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। हम अब लौटते हैं अपने मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। वहां मौजूद लोगों से आप चर्चा करने की कोशिश कीजिए कि क्या विकास वहां पर पहुंचा है, जिस तरीके से धार में विकास पहुंच चुका है, क्या वहां पर जो है विकास पहुंचा है? निश्चित रूप से आरुषि, मेरे साथ में कुछ युवा खड़े हुए हैं और ये युवा बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। ये कमलेश कुमार जी है, इनसे विकास के संबंध में हम बात करेंगे। कमलेश जी बताइए, वर्तमान सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? कितना विकास हुआ है इस सरकार में? इस सरकार में विकास देखें तो अगर विकास देखना ही है तो 2014 से पहले की स्थिति देख लें और 2014 के बाद आज 2024 की स्थिति देख लें। आजादी के बाद ना देश में बिजली थी, ना सड़क थी, ना घर घर पानी था। मतलब आजादी के बाद वाली जो सरकारें थी वो देश में शौचालय तक नहीं बनवा पाई, लेकिन देश में एक पहला प्रधानमंत्री ऐसा बना तो प्रमुख स्तर पे मुख्य व्यक्ति बैठा है और उस व्यक्ति ने हमारा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं हुआ करती, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बने, देश में डबल इंजन की सरकारें बनी, इसके बाद में हमारे सड़कें इतनी व्यवस्थित हो गई है। आज हमारे क्षेत्र में पानी की सुविधा है, घर घर पानी की सुविधा है। देश में बिजली, गांव में बिजली के खंभे भी नहीं थे, बिजली तो दूर की बात है, बिजली आ रही है 18 घंटे के लिए। मतलब कुल मिला के आप इस सरकार को विकासवादी सरकार मानते हैं। राम मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है? देखो, राम मंदिर तो एक ऐसी स्थिति है कि राम मंदिर के लिए अगर सरकार को कोई शब्द हम बोलना चाहेंगे तो राम मंदिर के लिए सिर्फ सरकार को ये बोल सकते हैं और जनता को सरकार के प्रति ऐसा बोल के जागृत कर सकते हैं कि 700 सालों की गुलामी और 700 सालों का जो कलंक था हिंदू समाज पे लगा हुआ और बहुसंख्यक समाज पे लगा हुआ, वो इस सरकार ने धोने का काम किया है। बिल्कुल। और आज इस वोट के जो हम एक वोट डाल रहे हैं ना, इस वोट के माध्यम से भगवान श्री राम के चरणों में सच्चे श्रद्धा के फूल अर्पित कर रहे हैं। इस सरकार, आपका कृषि क्षेत्र है, आप लोग कृषि करते हैं, कृषि कार्यों में सरकार ने क्या क्या किया? कृषि क्षेत्रों में सरकार ने पहले तो पुरानी सरकारों की स्थिति बताता हूँ मैं, हमारे हर घर में आपको 1-1, 2-2, 3-3 जनरेटर दिख जाया करता है, क्योंकि बिजली होती नहीं थी सिंचाई करने के लिए, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में। हाँ, लेकिन अब पूरे किसानों के घर से जनरेटर गायब हो चुके, सबने बेच दिए। बिजली पर्याप्त मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है। शिवराज सरकार ने भी सब्सिडी के माध्यम से डीपीआर लगवाई, खंभे लगवाए और ट्रैक्टर पे, कृषि उपकरण पे, ट्राली पे और थ्रेशर पे हर चीज पे सब्सिडी देकर किसानों को उन्नत बनाया। हर जगह तराई और कुओं के माध्यम से क्षेत्र में सिंचाई के संसाधन बढ़ाए। जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक बुजुर्ग भी आए हैं। दादा, इस
इस सरकार के बारे में, पिछली सरकार के बारे में आपका क्या कहना है? सबसे अच्छी सरकार तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार अच्छी। शैलेंद्र जी, नेटवर्क की वजह से आपका वीडियो पॉज हो गया। मैं चाहूंगी आप एक बार नेटवर्क सुनिश्चित कर लीजिए ताकि हमारे दर्शक आपको भलीभांति देख पाए। क्या है, ट्राइबल क्षेत्र है, इसमें नेटवर्क जी मैं कोशिश करता हूँ इस नेटवर्क को सतत बनाने की। बिल्कुल, चलिए तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ नरेंद्र लगातार बने हुए हैं सरदारपुर से, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। नरेंद्र, नरेंद्र अगर देखे जाए, अगर सरदारपुर की हम बात करें तो सरदारपुर में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हावी रहे हैं आपके साथ, क्योंकि युवा बुजुर्ग मौजूद हैं, आप उनसे चर्चा करने की कोशिश कीजिए। युवाओं से हमने जाना क्या हवा वहां पर देखने को मिल रही, क्या रुझान वहां पर देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग भी वहां पर मौजूद है, मध्यम तबके के लोग जो हैं वो भी वहां पर मौजूद है, आप उनसे भी चर्चा करने की कोशिश कीजिए। जानिए कि वहां पर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो हावी होते नजर आ रहे हैं। जी निश्चित तौर से अभी भी यहाँ के जो प्रमुख मुद्दे थे, मेरे सहयोगी भारत चैलेंज जी वो बता रहे थे कि रेल योजना सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, गणपति घाट सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। निश्चित तौर पे सरदारपुर में खरमोर अभ्यारण्य वो भी सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। साथ ही रोड की अगर बात की जाए तो कई जगहों पर रोड भी अभी भी नहीं बने। निश्चित तौर पर बहुत सारे यहाँ पे और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रोजगार का मुद्दा है। जी आयुषी जी, चलिए तो हमारे साथ पूरी चर्चा के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद।